बच्चों, स्वागत है आप सबका रिजल्ट जस्ट अहेड की सीरीज में, जिसमें हम आज कक्षा 10वीं की भौतिकी का पहला अध्याय प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन का ये 9वां लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि गोलीय दर्पण पर प्रतिबिंब प्राप्त करने का क्या नियम है, कैसे हम गोलीय दर्पण पर प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं और वह प्रतिबिंब किस प्रकार के होते हैं। चलिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने 7वीं कक्षा में समतल दर्पण पर प्रतिबिंब प्राप्त करते हुए देखा था कि कैसे समतल दर्पण पर प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं, पर मैं आपका ये भ्रम दूर कर दूं कि यहाँ बिल्कुल वो सारे नियम नहीं लगते हैं। यहाँ प्रतिबिंब की दूरी बिंब की दूरी की बराबर बिल्कुल नहीं होगी। जैसे आपने पढ़ा था कि वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है, प्रतिबिंब सीधा होता है। यहाँ बच्चों ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ अलग अलग बिंदु पर हमें अलग अलग प्रतिबिंब मिलते हैं। तो यहाँ बहुत सारे नियम होते हैं जो हमें लगाने होते हैं। तो हम देखेंगे, बेसिकली हम वही चीज़ सीखेंगे कि कैसे प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। ये हर एक बिंदु जो आज मैं बताने वाला हूँ, ये अधिकतर बच्चे हम देखा करते हैं कि अधिकतर बच्चे इसको याद किया करते हैं, रटा करते हैं, जिसको हम कहते हैं रटना, रटा करते हैं। ये रटने की चीज़ नहीं है, ये बनाया जा सकता है, बिल्कुल मैथमेटिकली बनाया जा सकता है। इसको बनाने के लिए हम पहले रे डायग्राम को समझेंगे, लेकिन बच्चों में पता नहीं ये कौन सी भ्रांति है जो इसे रटते हैं। तो आइए हम इसको पूरी तरह से आज समझेंगे। रटने वाली एक भी बिंदु नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि गोलीय दर्पण पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के क्या नियम हैं। गोलीय दर्पण पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। तो बच्चों, गोलीय दर्पण हमने इसीलिए लिखा है कि अभी जो हम नियम आपको बताने जा रहे हैं वो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों पे लागू होगा। तो देखते हैं क्या होता है ये नियम। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण की बात कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हम अवतल दर्पण बना लेंगे, और हमने बताया था ये हमारा होता है मुख्य अक्ष। ये हमारा मुख्य अक्ष होता है, जिस पर यहाँ हम फोकस बना लेंगे और यहाँ हम वक्रता केंद्र बना लेंगे। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। MN हमारा अवतल दर्पण है। तो बच्चों, पहला नियम तो ये कहता है कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा आ रही हो, रेखा क्या हम किरण कह लेंगे, यहाँ पे हम किरण कह लेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही हो तो वो क्या होगी। बच्चों, आप सब इस चीज़ को बहुत अच्छे से जान चुके हैं, क्योंकि हमने इसको पहले ही बता दिया है कि ये फोकस से होकर लौट जाएगी। तो यही तो नियम है, पहला नियम यही हो जाएगा हमारा। बस कितना आसान है ना, इसको रटने की जरूरत है क्या। अब देखिए, क्योंकि देखिए मुड़ा हुआ है तो सामान्य सी बातें हैं कि यहीं से होकर गुजरेगी। अब दूसरा नियम कहता है कि यदि वक्रता केंद्र से किरण जा रही हो, वक्रता केंद्र से यदि हम किरण गुजारें तो बच्चों किधर से होके लौटेगी। हम जानते हैं किधर से होके जाएगी, तो वक्रता केंद्र से ही होकर लौट जाएगी। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तीसरा नियम ये कहता है कि यदि हम फोकस से होकर किरण को गुजारे, किधर भी, अगर इधर भी मान के चलिए हम फोकस से गुजारते हैं, तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये बातें आपको समझ में आ गई। तो हम इसी को नियम के स्वरूप में लिख लेंगे। अभी हम देखेंगे कि ये उत्तल दर्पण में भी ऐसा ही होता है। तो जी हाँ, ऐसा ही होता है। तो ये बना लिए हम अपना उत्तल दर्पण, और ये हमारा मुख्य अक्ष, ये इसका फोकस और ये इसका वक्रता केंद्र। तो ये देखिए, जो समांतर किरण आती है वो इधर को लौट जाती है, जो हमें फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, जो हमें फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यदि किरण वक्रता केंद्र खो जाएगी, यदि किरण वक्रता केंद्र को ले जाएं, तो यह किरण वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगी, क्योंकि यह किरण इधर को ही लौट जाती है। वक्रता केंद्र के सामने कोई किरण जा रही है, यहाँ तो हमने काल्पनिक रेखा बनाया है, यहाँ तो हमने कल्पना की है कि इसके पीछे किरण जा रही होगी, लेकिन हमने पढ़ा है कि दर्पण के पीछे कभी प्रकाश की किरण नहीं जाती है। ऐसा सिर्फ कांच में होता है, शीशा में होता है। तो यहाँ यदि इधर जाएगी तो इधर लौट जाएगी, जो हमें इधर से आती हुई प्रतीत होगी। बात समझ में आ गई। तो इसे ही हम शब्दों में लिख लेंगे। शब्दों में लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, ये आपको परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको ध्यान से लिखेंगे और रटेंगे बिल्कुल नहीं, समझेंगे चीज़ों को।
लिखेंगे यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के, बिल्कुल आसान सी भाषा में हम लिख रहे हैं, समानांतर, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो तो वह परावर्तन के बाद फोकस, ऐसे ब्रैकेट में हम F लिख के दिखा देंगे, फोकस से होकर गुजर जाती है। यही हमारा पहला नियम हो जाएगा। दूसरा नियम में हम लिखेंगे यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से जा रही हो तो वह परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है। बड़ी अच्छी बात है। इसको हम दिखा देंगे कि ये सी है, इसको हम दिखा देंगे कि ये सी है। अब तीसरा क्या नियम है? तीसरा नियम पहला ही नियम का उल्टा है। बेसिकली हम इसी नियम को उल्टा करके लिख देंगे। यदि कोई किरण फोकस से जा रही हो, या मुख्य फोकस भी आप लिख सकते हैं, यदि कोई किरण फोकस से होकर या फोकस से होकर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। यही 3 नियम है। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही हो, वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से जा रही हो तो वह परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र सी से होकर लौट जाती है। यदि कोई किरण फोकस से होकर आपतित होती हो, यहाँ हम F लिख सकते हैं ज़्यादा सटीक बनाने के लिए, फोकस से होकर आपतित हो रही हो तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब चलिए आगे हम रे डायग्राम बनाना सीखेंगे, किरण आरेख बनाना सीखेंगे। हाँ तो बच्चों अब हम देखेंगे कि किरण आरेख क्या होता है। इसको अंग्रेजी में रे डायग्राम कहते हैं। रे डायग्राम तो ये होता क्या है? तो किरण आरेख में हम इसी नियम को लगाते हुए प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और करेंगे भी। तो सबसे पहले हम इसे किरण आरेख को अवतल दर्पण में बनाएंगे। तो हम लिख लेंगे अवतल दर्पण, और यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आएगा उसे लिखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको लिखेंगे, जो हमारा रिजल्ट आएगा उसे लिख लेंगे। तो चलिए मुख्य अक्ष बना लेते हैं। मुख्य अक्ष आपको क्लियर है। अब हम इसमें देखेंगे कि यहाँ हमारा F है
और यहाँ हमारा सी है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को। अब हम देखते हैं कि यदि किरण मुख्य अक्ष के समांतर पहले नियम के अनुसार मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तित होकर फोकस से लौट जाती है। तो हम यदि वस्तु को यहाँ रखेंगे, एक मिनट, यदि हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, अनंत पर रखने का अर्थ यही है कि जैसे सूर्य अनंत पे है, अनंत पे रखने का अर्थ यही है कि हम सी के बाद रखेंगे, सी के बाद हम रखेंगे। तो चलिए हम इसको अनंत पे रखते हैं, अनंत ओ। तो यहाँ से मान के चलिए अनंत से वस्तु से कोई किरण आ रही हो तो यह लौट कर कहाँ जाएगी, यह लौट कर कहाँ जाएगी, किरण किससे आ रही हो। तो चलिए आपको समझाने के लिए हम एक सूर्य बना लेते हैं। मान के चलिए ये किरण सूर्य से आ रही हो तो बच्चों परावर्तित होकर यहाँ से कुछ लौट जाएगी, यहाँ से कुछ लौट जाएगी, और यहाँ पे दोनों किरण मिल रही है तो यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो सूर्य का यहाँ पे हमें बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा, बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा। बचपन में आप सब क्या करते थे कि बचपन में जब आप बच्चे होंगे तो कभी ना कभी ऐसा किया होगा, या फिर हमने तो बहुत किया है कि अवतल दर्पण ले लिया करते थे। अवतल दर्पण या सामान्यतः दर्पण से तो हम लोगों को मिलता नहीं था, लेंस ले लिया करते थे और उससे हम सूर्य का ऐसा तीक्ष्ण प्रतिबिंब बनाकर कागज को जलाने का प्रयास करते थे और हम देखते थे कि सही में वो कागज सुलगने लग जाता था कुछ देर बाद। तो ये इसी के कारण होता था, बेसिकली इसके पीछे यही भौतिक विज्ञान काम करता था। तो आगे हम देखेंगे इसके बाद। अब इसी का उल्टा यदि कर दें तो हम इस रिजल्ट को लिख लेते हैं। पहले हम इस रिजल्ट को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो कुछ इस तरह से डब्बा बना लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बिंब का स्थान, बिंब को हमने किधर रखा है तो बिंब का स्थान। उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब का स्थान, उसके बाद हम प्रतिबिंब की प्रकृति, उसके बाद हम आकृति, बस इसी पर हम चर्चा करेंगे। अभी इसी टेबल में हम सब चीज़ लिखेंगे। तो हमने देखा कि जब हम अनंत पे रखते हैं, जब हम बिंब को अनंत पे रखते हैं, अनंत पे, और ये रिजल्ट किसका है, ये रिजल्ट किसका है, बेसिकली यहाँ हम लिख लेंगे अवतल दर्पण, क्योंकि अभी हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। उत्तल में दूसरा हो जाएगा तो हम अवतल दर्पण लिख लेंगे। तो जब हम अनंत पे रख रहे हैं तो प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है फोकस पर, फोकस ऐसा लिख लेंगे एफ पर, ठीक है। और प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, तो हमने आपको बताया था यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बने, यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बने तो हम उसे पर्दे पे उतार सकते हैं। यहाँ अगर हम कोई पर्दा रखें, जैसे कागज रख दें, तो उस पर सूर्य का प्रतिबिंब बनने लग जाएगा, तभी तो कागज सुलगता है ना। हाँ, पर्दे पे उतारते हैं ना सूर्य के प्रतिबिंब को। पहले हमें भी नहीं समझ में आता था ये पर्दा क्या होता है, इस पर कैसे उतारा जाता है, पर अब समझिए बच्चों, ऐसा होता है कि अगर हम कोई पेपर रखते हैं तो उसे हम कंसिडर करेंगे कि वो पर्दा ही है और उस पर सूर्य का प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण पेपर सुलगने लग जाता है, कागज सुलगने लग जाता है आपका। तो हम प्रकृति में लिखेंगे ये बिल्कुल वास्तविक होता है, क्योंकि हम इसे पर्दे पे उतार सकते हैं और दर्पण के सामने भी है। तो हम लिखेंगे वास्तविक, वास्तविक तो दर्पण के सामने होगा। कई किताबों में ऐसे आपको घुमाने के लिए दिया होता है कि वास्तविक होता है भाई उल्टा होता है। अरे वास्तविक है तो उल्टा होगा ही, वास्तविक प्रतिबिंब सीधा होता ही नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा, दर्पण के सामने होगा। ये सब बातें लिखने का मतलब नहीं बनता है, आप सीधा लिख लें कि प्रतिबिंब वास्तविक है। हम लिखेंगे प्रकृति में वास्तविक, वास्तविक है क्या। आकृति कैसे, तो आकृति वस्तु से छोटी है, वस्तु से छोटी है, बहुत छोटी है, लिखेंगे बहुत छोटी, या बिंदु के आकार का, यह ज़्यादा सही रहेगा, बिंदु के आकार की, आकार, बिंदु के आकार का, ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरा रिजल्ट देखेंगे। दूसरा देखेंगे
यदि हम पहले हमें यहाँ तक ये बताइए कि इसमें आपको कुछ भी रटना पड़ा नहीं ना, तो इसी तरह से हम सब कुछ समझ लेंगे, बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि जब हम प्रतिबिंब को यहाँ रख देते हैं जी, यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग केस होगा, देखते हैं क्या होता है। जब हम प्रतिबिंब को यहाँ रख देते हैं तो क्या होता है, क्या हो जाएगा, कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, अब देखते हैं। एक किरण तो हम वक्रता केंद्र से गुजार सकते हैं जो लौट कर वक्रता केंद्र को ही आएगी, और एक किरण हम फोकस से गुजार सकते हैं, ठीक है। तो फोकस से हम कौन सा किरण गुजारेंगे, जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही होगी। तो कुछ ये किरण हमें फोकस से होते हुए जाते हुए प्राप्त होगी, समझ गए। और एक किरण हम वक्रता केंद्र से गुजार देंगे, एक किरण हम वक्रता केंद्र से गुजार देंगे, एक किरण हमने वक्रता केंद्र से गुजार दिया। एक मिनट, तो ये दोनों किरण मिलके कुछ यहाँ से एक मिनट रुके, एक किरण हम वक्रता केंद्र से गुजार रहे हैं, तो ये देखिए वक्रता केंद्र से गुजरती हुई जा रही है, तो ये किरण कुछ यहाँ पे मिलती हुई हमें प्रतीत होगी। और ये जो किरण है ना, ये काल्पनिक किरण है, ये काल्पनिक किरण से बन रही है। तो काल्पनिक किरणों के कटान से प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है ना, और दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बन रहा है, देखिए ये काल्पनिक किरण है, और प्रतिबिंब का साइज देख लीजिए, आकार देख लीजिए, आकार देख लीजिए भाई, ठीक है। समझ गए इस बात को, इसमें रटने की कोई ज़रूरत है नहीं ना, तो ऐसे ही हम किसी को भी नहीं रखेंगे। तो अभी हम लिखेंगे कि फोकस और ये ध्रुव है, ये ध्रुव है। तो इतना लंबा लिखने के बजाय हम सीधा इतना छोटा सा लिख देते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच रखने पे। बातें समझ में आई। फोकस और ध्रुव के बीच में रखने पे हमें क्या होता है, हमें किरण कहाँ प्राप्त होती है, हमें किरण प्राप्त होती है, ये देखिए ये इधर अनंत है, ये इधर अनंत है, दर्पण के पीछे अनंत और ध्रुव के बीच में। बात समझ में आई। हम यही लिखेंगे दर्पण के पीछे प्राप्त होती है, सीधा ये भी लिख सकते हैं, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, बस सिंपल सी बात है। प्रकृति कैसे होगी, तो ये काल्पनिक किरण है, क्योंकि देखिए हमारा जो प्रतिबिंब है सीधा है तो काल्पनिक है, दर्पण के पीछे है तो काल्पनिक है, काल्पनिक किरण से बन रही है तो काल्पनिक है। बातें समझ में आई। वास्तविक तभी होगी जब दर्पण के सामने होगा, उल्टा होगा प्रतिबिंब हमारा, तो अब देखिए काल्पनिक है। हाँ, और आकार इसका कैसा है, तो वस्तु से बड़ा, तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं बड़ा, तो वस्तु से बड़ा हमें समझ में आ जा रहा है। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, आई एम सॉरी फॉर डैट। अब आगे देखेंगे, आगे हम देखेंगे कि यदि हम इसको उठा के, अब की बार हम इसको उठा के किधर पटक देंगे, इसको उठा के हम फोकस पे रख देते हैं, इसको उठा के हम फोकस पे रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऐसे हम देखते रहेंगे। इसको हम जब उठा के फोकस पे रख देते हैं तो क्या होगा जी, एक किरण तो इधर से होते हुए जाएगी जो लौट के इधर को ही चली जाएगी, और एक किरण ये देखिए इसके समांतर जा रही है, इसके समांतर ये आपको जाती हुई दिख रही है, तो ये लौट के किधर से आएगी जरा बताइए, इधर से आएगी। बात समझ में आई। और ये जो रेखाएं हमें प्राप्त होगी ये दोनों आपस में समांतर होगी, ये दोनों आपस में बिल्कुल समांतर होगी। इसमें कहीं भी समांतर रेखाओं को आप कितना भी बढ़ाते जाइए, इसको हम कितना भी बढ़ाते जाएं, तो हमने परिभाषाओं से पढ़ा है यह किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती है और मिलेगी ही नहीं, तो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा क्या, नहीं, तो प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। तो हम जब फोकस पे रख देंगे तो लिखेंगे प्रतिबिंब प्राप्त ही नहीं होता है, इन्फिनिटी पे कहीं जाके मिल अगर सकती है तो मिलेगी ही नहीं, तो हम ऐसे लिख देंगे इन्फिनिटी पे। तो फोकस पे अगर रखते हैं तो अनंत पे जिसको हम लोग ऐसे दर्शाते हैं,
अनंत पे प्राप्त होती है। और ये जो हमारी बनेगी वो चूंकि दर्पण के सामने है इसीलिए वास्तविक होगी, वास्तविक होगी, वास्तविक। और ये वस्तु से आकार में बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तो ये बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। बातें समझ में आई? अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने क्रिएटिव दिमाग को थोड़ा और दोहराएंगे और इसको उठा के कहीं और रख लेंगे, तो देखते हैं क्या होता है जी। अभी हमारी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए जब एक बार बना लेते हैं ना फिगर, तो उसको मिटाने का मन नहीं करता। तो चलिए, हाँ, तो अब हम इसके बीच में रखेंगे, सी और एफ के बीच में हम रखेंगे, सी और एफ के बीच में हम रखेंगे। ये टेबल ड्रॉ करते जाइएगा साथ साथ। हाँ, तो जब हम इसके बीच में रखते तो क्या हो जाएगी, एक किरण तो हमें वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, एक किरण तो हमारी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। और एक किरण हमारी यहाँ से होते हुए जाएगी, एक मिनट, किरण हमारी मुख्य फोकस से होते हुए जाएगी, तो कहाँ पे मिल जा रही है, तो हम लिखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, ओ और सी के बीच में, ओ और सी के बीच में मिल जा रही है। और ये बिल्कुल वास्तविक है, वास्तविक है और वस्तु से बड़ा भी है, हम देख सकते हैं। और उल्टा है, वस्तु से बड़ा है, तो हम लिख देते हैं बड़ा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद रख देंगे वस्तु को, हमारी वस्तु वक्रता केंद्र पर है, तो ये जो किरण जाएगी ये फोकस से होके जाएगी, एक किरण यहाँ से जाएगी जो यहाँ से होके लौट जाएगी, और दूसरी किरण हमारी फोकस से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी जो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो हमें प्रतिबिंब कुछ यहीं पे प्राप्त होगा, ऐसा कटान यहाँ पे होना चाहिए, हमारी कटान यहीं पे होनी चाहिए, हमारा प्रतिबिंब यहीं पे प्राप्त होगा। यदि हम सी पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त करेंगे, सी पर ही, जो बिल्कुल वास्तविक होगी, वास्तविक होगी। क्यों वास्तविक होगी आप समझ रहे हैं, बिल्कुल किसी बात को रखने की ज़रूरत नहीं है, अभी तक आप सब कुछ समझ सकते हैं। और समान आकार का, समान आकार का, आकार प्रकार में कोई अंतर नहीं। अच्छा, अगला केस डिस्कस करेंगे हम। अब हमारा प्रतिबिंब यहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो अब क्या हो जाएगा भाई साहब, अब देखिए हो जाएगा, अब देखिए एक किरण तो इसके समांतर जा रही है जो फोकस से होके लौटेगी, एक किरण यहाँ से होके जा रही है तो किरणें यहाँ पे मिल जा रही है, तो हमें प्रतिबिंब यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो लिखेंगे ओ और सी के बीच से जब किरणें जा रही है तो प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है, सी और एफ के बीच में, जो बिल्कुल वास्तविक है, जो बिल्कुल वास्तविक है और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। इससे आपको एक जो प्रमुख सवाल है वो आ सकता है, इसीलिए हम करवा दिए रहे हैं आपको यहीं पे। आप हमें ये बताइए कि इस दर्पण में, अवतल दर्पण जो हमने बनाया था, इसमें तो सारी किरणें हमें वास्तविक दिख रही है सिवाय एक के, काल्पनिक यहीं पे है ना। तो आपको सवाल आ सकता है कि अवतल दर्पण में काल्पनिक किरण हमें कब प्राप्त होती है या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब हमें कब प्राप्त होता है। तो आप लिखेंगे जब हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, जो सबसे नहीं, पहला तो नहीं कह सकते, जो हमने दूसरा केस डिस्कस कर लिया था। तो दूसरा केस जो हमने डिस्कस किया था, जब हम यहाँ पे रखते हैं, इस पर्टिकुलर केस में हमें क्या होता है,
काल्पनिक प्रतिबिंब मिलता है, नहीं तो इस पर सभी केसों में जितना भी हमने केस डिस्कस किया हमें वास्तविक प्रतिबिंब ही मिला। बातों को समझ चुके हैं? अब चलिए अब इसी चीज को हम उत्तल दर्पण में देखते हैं। बच्चों इसमें सिर्फ 2 ही केस है, इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, खुश हो जाइए। इसमें बस 2 ही केस को हम डिस्कस करेंगे। तो हम लिख लेते हैं बिंब का स्थान हो गया। तो इसमें सिर्फ 2 ही केस है, हमें छोटा ही बनाना चाहिए। अब देखिए इसमें पहला केस है कि जब वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं, तो चलिए अनंत से किरणें आ रही है, ये आप एज्यूम कीजिए। लौट के किधर जाएगी? इधर जाएगी, लौट के इधर जाएगी, और ये किधर से आती हुई हमें प्रतीत होगी? ये किधर से हमें आती हुई प्रतीत होगी? तो ये हमें कुछ इधर से फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ फोकस पे बनेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो हम लिख लेते हैं जब किरणें हमें अनंत से आती हुई दिख रही है, अनंत से आती हुई दिख रही है, तो हमारा प्रतिबिंब किधर बन रहा है? फोकस पर। फोकस पर। एक बात हमेशा याद रखिए, जो आपको परीक्षाओं में पूछा जाएगा और प्रश्न में पूछा जाएगा, इसीलिए जो हम बता रहा हूँ उसको लिख लीजिए। आपको इससे प्रश्न बन सकता है कि आप ये बताइए कि वह कौन सा दर्पण है जिस पर हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है। तो आप पहला नाम तो इसी का दे देंगे, इसी का, उत्तल दर्पण का, और दूसरा नाम समतल दर्पण का देंगे। कई बार बच्चे गलती करते हैं, इसका नाम देके उसको छोड़ देते हैं। तो आप ये गलती हरगिज ना करें और अपने इस तरह के प्रश्नों को सही करें। बोर्ड में पक्का इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। और फिर दूसरा प्रश्न ये बनेगा, इससे पर्टिकुलरली इससे मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि इस दर्पण में कौन सा दर्पण ऐसा है जिसमें हमेशा हमें प्रतिबिंब छोटा प्राप्त होता है, वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। तो वो यही दर्पण है, इसमें हमेशा छोटा। इसीलिए आकृति में तो आप आंख बंद करके लिखिए छोटा, छोटा, बिल्कुल छोटू, हमेशा ये छोटू दर्पण है। उसके बाद प्रकृति कैसी होगी? तो प्रकृति भाई इसमें हमेशा हमें काल्पनिक प्राप्त होती है, हमने अभी बताया है, हमेशा काल्पनिक। इसमें 2 ही केस है, एक तो हमने यहाँ रख दिया तो हमें देखिए कि यहाँ मिल गई। चलिए अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं। यदि हम यहाँ ना रख के इसके बीच कहीं रख लिए होते, इसके बीच कहीं रख लिए होते तो क्या हो जाता हमारा? तो क्या हो जाता? देखिए ध्यान दीजिए, एक किरण हम यहाँ से गुजार रहे हैं, ये यहाँ तक तो वास्तविक किरण है जो लौट कर इधर ही चली जाएगी और काल्पनिक हो जाएगी। इसके अंदर कल्पना कर रहे हैं कि यह वक्रता केंद्र से आ रही होगी, किधर मिल रही है? इधर मिल रही है। तो ये दूसरा केस हो जाएगा हमारा। दोनों केस हमने आपको एक ही जगह समझा दिया, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लिखेंगे अनंत और ध्रुव के बीच में, तो O और P के बीच में, O और P के बीच में जब हम रखते हैं तो P और F के बीच में हमें प्राप्त होता है, P और F के बीच में। यहाँ आप लिख लीजिए उत्तल दर्पण, नहीं तो फिर कंफ्यूज रहिएगा। एक मिनट, उत्तल दर्पण P और F के बीच में प्राप्त होता है, जो बिल्कुल छोटा है, छोटा है, और वही बात काल्पनिक है। चलिए ये बातें आप लिख लीजिए और हो गया। इसी के साथ आपका किरण आरेख खत्म, जो एक मेजर पॉइंट था। सबसे ज्यादा परीक्षाओं में यहीं से क्वेश्चन बनता है, प्रतिबिंब कहाँ, सॉरी बिंब कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, किस आकार का बनेगा, बहुत सा क्वेश्चन बनता है। हम आपको बता नहीं सकते हैं, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक, आपको बहुत से प्रश्न मिल जाएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इसका उपयोग क्या है। इतना जो हमने पढ़ा, 9 लेक्चर आज हो गया ना, तो इसका हम उपयोग किधर करेंगे? क्या हमने ऐसे ही पढ़ लिया? क्या इसका कोई उपयोग है या नहीं? तो हम इस बातों को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसमें मिरर फॉर्मूला क्या होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है, और वहां से बनाएंगे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले 3 लेक्चर में आपका मैं गारंटी के साथ बताता हूं कि आपका परावर्तन समाप्त। उसके बाद हम शुरू करेंगे अपवर्तन और पढ़ेंगे लेंस के बारे में बहुत ही रोचक बातें। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और जुड़ने के लिए अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेक्चर पसंद आया हो, कुछ समझ में आ गया हो तो लेक्चर को लाइक करें। उसके बाद इसको मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इसे और भी दोस्तों के साथ शेयर करें। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जिससे ज्वाइन करें और ग्रुप डिस्कशन में भाग लें। फिर भी आपको कोई परेशानी हो इस लेक्चर से रिलेटेड, कुछ और परेशानियाँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर ये मिल जा रहा है और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में।